चलिए इधर ध्यान दीजिए सब लोग, इधर ध्यान दो। 11.8 लास्ट सेकंड टॉपिक, वेव नेचर ऑफ मैटर। रिजवान उसको स्माइल बाद में देना, इधर ध्यान दें। हाँ, तो 1924 में काफ़ी साल हो जा रहे, आइंस्टाइन के पेपर्स के बाद में अगर देखा जाए 1905 में दिए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो 1904 में हुआ था। काफ़ी साल बाद एक लुइस वेक्टर डी ब्रॉय नाम, डी ब्रॉय बोलते हैं, डी ब्रॉगली अपन बोल देते हैं इंडियंस उसको, मगर उनका असल उनके लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो डी ब्रॉय है ना। जैसे कि अपन बोलेंगे अपने यहाँ कोई इसाक चचा होंगे, है ना, इसाक चचा होंगे, तो अपन इसाक सर, इसाक चचा ऐसा बोलेंगे ना। अरे इसाक सर से याद आया, इसाक सर है ना शाह बाबू के, मैं भूल गया। हाँ, तो अब ऐसा है कि वो लोग जो बाय फॉरेनर्स उसको कैसे नाम लेंगे उसका, आइजैक है ना, आइजैक। अब मेरा नाम मंसूर, तो फॉरेनर्स उसको क्या बोलेंगे, मैंसूर, है ना। बस रे अब और नाम मत खराब करो, रहने दो, हो गया। तो अपन क्या है, एक दूसरे के नाम खराब करते रहते। तो उनके लैंग्वेज में डी ब्रॉय है, अपन डी ब्रॉगली बोलते। तूने लिखा क्या को, फिर ब्रॉय है तो आप बाय लिखना था ना, है ना। तो अब ठीक है, जो भी है, अपना झगड़ा उस चीज़ को लेकर नहीं है। अपन आते हैं कॉन्सेप्ट पे। देखो अपन लाइट को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी लाइट के बारे में? क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी लाइट के बारे में कि लाइट जो है कंटिन्यूस एनर्जी का फॉर्म है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। कंटिन्यूस एनर्जी का फॉर्म है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और क्लासिकल थ्योरी के मदद से या क्लासिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से लाइट से रिलेटेड कई सारे जो कॉन्सेप्ट है वो भाई समझ में आए थे। जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्यों होता है, अभी देखो आपको हुआ नहीं ना, वो मैंने थोड़ा ब्रेक कर डाला ना उसके बीच की चेन, थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे ये क्या बात कर रहे, मगर एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स तो उसमें क्लियर कट हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्यों होता है ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया था वेव नेचर से। इवन इसी तरह से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों होता है ये समझ में आ गया था वेव नेचर से। डिफ्रैक्शन क्यों होता है ये समझ में आ गया था वेव नेचर से। साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये भी समझ में आ गया था वेव नेचर से। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है ये भी समझ में आ गया था वेव नेचर से। मगर वेव नेचर ऑफ लाइट से कई सारे सवाल थे जो कई सारे उनसे जब पूछे गए कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है वो बताओ, तो वेव नेचर उन प्रोसेस को समझा नहीं पा रहा था। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि भाई आपने लाइट इंसिडेंट किए, मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इसके पीछे का कारण क्या। और हमने ये भी देखा उसके अंदर कि वेव नेचर ऑफ लाइट इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा। तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना। वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो थ्रेशोल्ड वाली नाम की कोई चीज़ होना नहीं चाहिए, वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होना नहीं चाहिए, मगर ये सब कुछ उल्टा ही हुआ। साथ ही साथ एक कॉम्पटन इफेक्ट करके भी है जिसका तुम्हारे को सिलेबस में नाम है सिर्फ कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में देखो, कॉम्पटन इफेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले क्या देखा गया था कि जब भी किसी मतलब कोई वेव या कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है किसी मैटर पे, तो इंसिडेंट होने के बाद अगर वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, जो भी होता है, तो उसकी वेवलेंथ जो होती है उस वक्त ऐसा मानना था कि वो सेम होती है ना। पहले और बाद में वेवलेंथ कैसी होगी, सेम होगी। अगर टकरा के अगर ये होगा तो वेवलेंथ कैसी होगी, सेम होगी, ऐसा मानना था। मगर कॉम्पटन इफेक्ट ने ये बात साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। टकराने के पहले की मैटर से टकराने की वेवलेंथ अलग होती है और बाद में टकराए बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉम्पटन इफेक्ट करके था, जो ये सवाल पूछा गया इनसे, किनसे, वेव नेचर वालों से, कि चलो भाई बताओ कि ये कैसे हुआ। तो इसका जवाब उनके पास नहीं था, है ना। फिर बाद में कैसा है कि और भी एक और कॉन्सेप्ट आया। आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े, कुछ याद आया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, है ना। हीट निकलती है, अलग अलग वेवलेंथ की निकलती है उसके अंदर। तो अगर मैं हीट को एक कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी मान के चलूँ तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कैसे बना था, कैसे इमर्ज हुआ था, इसके बारे में डिटेल में बताइए। देखो हम लोग ने सिलेबस में उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ उसका ऑब्जर्वेशन देखा। हमने ये नहीं देखा उसके अंदर सिलेबस में कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं था, बट हायर क्लासेस में अगर आप जाएंगे ग्रेजुएशंस में
तो वो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है ये कैसे जनरेट हुआ था ज़रा ये बताइएगा। तो वो आप वेव नेचर से बता नहीं पा रहे थे। वहीं हाँ, अगर पार्टिकल नेचर अगर आप लेते हैं, याद हुआ ना, फिर बाद में क्या हुआ कि भाई आपके कौन सा ना क्या नाम है, हॉलबैक एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, है ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसके पीछे के कारण उनको पता नहीं चल रहे थे, मगर आइंस्टाइन ने उसका पीछे का कारण बताया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। उसका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सिर्फ थर्मल रेडिएशन के लिए थी, उन्होंने उसके लिए कन्वर्ट किया लाइट रेडिएशन के लिए, और उसको मान के चला। और अब मैं कह सकता हूँ उनके थ्योरी के अनुसार जो लाइट जो होती है या एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी बोलो, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, और वो छोटे छोटे पैकेट्स जो है फोटोन के ऐसे वेव बना के आते हैं, है ना। देखो ये क्या होता, ये होता कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, हैविंग सर्टेन वेवलेंथ। और देखो ये भी क्या है, वेव के नेचर के अंदर ही आ रहे हैं, बट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, और एक एक पैकेट को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन, हम लोग इस तरह से कहते हैं। तो अब ऐसा है कि कहा जाएगा कि ये ऐसा कंटिन्यूस नहीं है, है ना। आइंस्टाइन साहब ने कहा कि वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं, है ना। वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ही सहारा लिया उन्होंने। एक एक पैकेट की एनर्जी फिक्स होती है, h nu क्वांटम कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये सारी बातें वो किस चीज़ के लिए बोल रहे थे, लाइट, है ना, लाइट एनर्जी के लिए बात कर रहे थे, लाइट रेडिएशन की बात कर रहे थे, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, आपने आइंस्टाइन का एक इक्वेशन पढ़ा था, E=mc², है ना, जो मास और एनर्जी के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो जैसा डी ब्रॉय साहब का ये कहना था, लुइस विक्टर डी ब्रॉय इन द ईयर 1924, उन्होंने एक चीज़ रिप्रेजेंट की, है ना, कि भाई देखो नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। अगर मान लो एनर्जी मैटर की तरह बिहेव करती है, अगर एनर्जी मैटर की तरह बिहेव करती है तो लाजमी है कि मैटर भी एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपको? अभी थोड़ा रुको, एक एक चीज़ को मैं डिकोड करूंगा। उन्होंने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट क्या था कि नेचर लव्स सिमेट्री, कि अगर एनर्जी मैटर की तरह बिहेव करती है तो मैटर भी एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। तो आप सोच रहे होंगे सर एनर्जी मैटर की तरह बिहेव कब करी? अरे अभी कल ही की बात है, अपन जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वो याद है उसमें मतलब आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला था कि लाइट के पार्टिकल्स का भी मोमेंटम होता है। मोमेंटम तो किसका होता है, मैटर का होता है। अगर ये पेन फेंक के मारूंगा तुमको मैं तो तुमको फील आएगा, है कि नहीं? इवन एक कंकर भी तुमको ऐसा फेंक के मारूंगा तुमको उसका फील आएगा कि हाँ ये आके लगा, है ना। तुम्हारे बॉडी में ऐसा मैं लाइट ऐसा फोकस करूँगा तो तुमको फील आएगा हाँ मेरे आर पार लाइट चलेगी। ऐसा होता क्या, फील आता क्या? नहीं। तो भाई हम बोलते हैं कि मोटे मोटे तौर पे बोलते हैं यार हमको तो फील नहीं आता लाइट का। तो बोले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो नहीं है कुछ भी, मगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर झाँक के देखोगे तो है ना। क्योंकि देखो कैसा है, किसी चीज़ को अपनी जगह से मूव करने के लिए, है ना, अगर ये चेयर है मुझे इसको सरकाना है ना, अगर मैं चेयर को सरकाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, मोमेंटम, मतलब किसी तरह से उसको मोमेंटम देना पड़ेगा, है ना। मतलब मोमेंटम कैसे देंगे, एक ऑब्जेक्ट आएगा उसको धक्का देगा, तो जो ऑब्जेक्ट उसको धक्का देगा उसके पास भी क्या होना ज़रूरी है, मोमेंटम होना ज़रूरी है, मोमेंटम होना ज़रूरी है। बात समझ रहे क्या तुम, है ना। कोई भी चीज़ को अगर आपको फील करना है, मूव करना है, फील करना है, तो उसको दूसरी वाली चीज़ के पास क्या होना ज़रूरी है, मोमेंटम होना ज़रूरी है। तो भले ही हम जब लाइट को ऐसा मारते हैं तो बॉडी पे उसका फील नहीं आता, तो हम ये सोच के चलते हैं कि भैया उसका मोमेंटम नहीं है, मगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि वो फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, मतलब फोटोन के पास मोमेंटम था, फोटोन के पास मोमेंटम था। तो मतलब वहाँ पर आपका जो एनर्जी है मास की तरह बिहेव कर रही है। मतलब भैया ऐसा है कि भाई वो जो भूतों की पिक्चर में बताते हैं आत्मा चेयर सरका देती, बोले शायद बोले वो भी सही होगा, बोले आत्मा क्या है, बोले तो बोले आत्मा इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, आत्मा इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। वो भाई मैटर में है अभी फ़िलहाल, है कि एक वक्त आएगा कि ये जब एनर्जी मैटर में से अलग हो जाती है ना। अब एनर्जी है तो एनर्जी कैन बिहेव लाइक अ मैटर। तो भैया अगर आइंदे से कोई अगर चेयर सर की तुम्हारे आजू बाजू से, तो समझ जाना आसपास कोई एनर्जी का फॉर्म है विच इज़ बिहेविंग लाइक अ मैटर। भाई जोक बोल रहा भाई, इतना सीरियसली मत ले लेना, है ना।
कभी कभार कुछ ऐसा हुआ, हाँ भाई दरवाज़ा किसने खटखटाया, बोले ऐसा है ना, ये भाई होता। मैंने तो बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज़ को लेकर। तो खैर हम जो बात करेंगे तो एनर्जी भी, तो भाई बात यहाँ देखें हमने कि यहाँ पर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और आइंस्टाइन की ने इसको एक्सप्लेन करके बताया कि एनर्जी मैटर की तरह बिहेव कर रही है ना। पहले ये माना गया था कि एनर्जी के पास सिर्फ एक क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये जो वेव वाला कॉन्सेप्ट है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। वेव वाला कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। मगर बाद में लुइस विक्टर डी ब्रॉय ने ये कहा कि भैया कि अगर एनर्जी मैटर की तरह बिहेव करती है तो मैटर भी एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। मतलब मैटर भी जब मोशन में होगा, देखो जब एनर्जी मोशन में होती है, चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रिट हो, डिस्क्रिट मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रिट हो, जब एनर्जी ट्रैवल करती है इट हैज़ सर्टेन वेवलेंथ, है ना। और जिसको आपके आइंस्टाइन साहब ने हमको फॉर्मूला निकाल के दिया था, वो साइड में लिखाया था मैंने, है ना। याद है कि नहीं याद है ना, कि हमने कहा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच नू, जिसको क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्बडा। तो मैं बोलूँ E इज इक्वल्स टू क्या होता है, mc स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो तो भैया सॉरी मुझे ये चाहिए ना, mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। तो ये c और ये c कट गया, mc इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा। mc म्हणजे काय है, मोमेंटम, लैम्बडा अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, नो इज इक्वल्स टू क्या रहे, c बाय लैम्बडा इक्वल्स टू c बाय नो। हाँ, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू c बाय नो, तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू h नो अपॉन c। अपने पास ये फॉर्मूला आया था, है ना। मैं बोलूँगा ये वाले फॉर्मूले पे फोकस करो, है ना, कि भैया यहाँ पर ये पता चलता है कि देखो ये वाला पार्ट जो है ना मैकेनिक्स से रिलेटेड है। अगर तुमने गौर से देखेंगे ना, ये इक्वेशन में ये जो पार्ट है ये क्या है, मोमेंटम किसका आता है, मैटर का रहता। मैटर काय में स्टडी करते हैं अपन, मैकेनिक्स में। तो ये बात है मैकेनिक्स से रिलेटेड, है ना। और ये पार्ट है एनर्जी से रिलेटेड, या मैं कह सकता हूँ ये रिलेटेड है मैटर से, और ये क्या है, एनर्जी से रिलेटेड है। बात को समझो, बहुत गहरी बात है, वो तुम्हारे लिए कोई मामूली बात है, मैटर एनर्जी यहाँ से होंगे, मगर इसके बेसिस, ये कॉन्सेप्ट के बेसिस में साइंटिस्ट ने बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स किए हैं, है ना, कि ये मैटर है ना, और ये एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये इक्वेशन एक चीज़ बताती है कि मैटर और एनर्जी आपस में रिलेटेड है, और उन्हें कौन रिलेट कर रहा, कौन रिश्ता बना रहा उनका, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये उनका क्या बना रहा, प्लैंक्स कांस्टेंट। हमारे ऊपरा ऊपरी देखने के अंदर बोलेंगे अरे है क्या, हाँ सर समझ में आ गया, मैटर एनर्जी से रिलेटेड ये इक्वेशन है, हमको लग रहा ऊपर ऊपर, मगर साइंटिस्ट लोगों ने ये फॉर्मूले को बेसिस में डिकोड करके बहुत भारी भारी चीज़, जो चीज़ें डेवलपमेंट रिसर्च कर रहे। जैसा वो तुमने देखे ना, एक भाई एक लैब के अंदर क्या हुआ, मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ। मैटर एक जगह, एक है ना छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल को उन्होंने टेलीपोर्ट करके बताया, टेलीपोर्टिंग हुई ना, तुम्हें मालूम है ना, बताया था मैंने क्लास में कि मैटर की टेलीपोर्टिंग हुई है कि नहीं। लैब के एक कोने से दूसरे कोने पे उन्होंने ट्रांसपोर्ट करके बताया उसको। आगे जाके ऐसा आएगा कि भैया मेरे को भाई क्लास में जाने का, बस ठीक है, घर में फ्रेश हुए, कैसे यूँ फाड़े बीच में आ गए, हाँ आगे यहाँ डायरेक्ट एंट्री मारा मैंने यहाँ पे, चलो रे भाई, लेकिन कितना अच्छा हो जाएगा। तो भैया अब ऐसा है कि यहाँ पर ये सारे चीज़ें इतने डेंजर चीज़ें हैं ना, तो ये जो सोच रहे हैं सब कुछ जो है ये ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, ये मतलब इसको ऐसी नहीं बोलते वर्ल्ड का मतलब टफेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, उसको ऐसे ही नहीं बोला जाता, है ना। पहले तो साइंस में सबसे टफ माना जाता फिजिक्स में सबसे टफ माना जाता क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके पढ़ रहे अपन, है ना। अभी तो कुछ नहीं, अपन सिर्फ बेस पढ़ रहे इसका। आगे जाके अगर आप जो रिसर्च लोग करते हैं ना, भाई पागल हो जाते हैं इसमें क्या क्या है। और मैंने बोला नहीं था कि भाई अगर कोई बोलता है कि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स पूरा अच्छे से समझ में आता, क्रिस्टल क्लियर, तो तुमसे एक तो पागल है या फिर झूठ बोल रहा हो, है ना। तो ये ऐसा उसके अंदर कहावत है हमारे इसमें जो कहा जाता है। तो खैर ठीक है, हमने देखा कि भैया ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्बडा, या जिसको मैं कहूँगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू H बाय P, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
है ना, ये बताता है कि अगर फोटोन याद रखना यहाँ पर अब तक ये जो P है ये मोमेंटम क्या है, mc है, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन mc, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन mc। यहाँ पर P जो फोटोन है P जो मोमेंटम है वो किसका है, फोटोन का मोमेंटम है। तो मगर यहाँ तक जो आइंस्टाइन साहब ने जो बात बोली थी ना, आइंस्टाइन साहब ने जो बात बोले थे वो सिर्फ किसके लिए बोले थे, उन्होंने फोटोन के लिए बोले, लाइट के लिए बोले थे, एनर्जी के लिए बोले थे। लुईस विक्टर डी ब्रॉय ने कहा कि अगर लाइट यानी कि एनर्जी मैटर की तरह बिहेव करता है तो मैटर भी एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। और वेव लेंथ होना ये किसका नेचर है, लाइट की वेवलेंथ होती है, एनर्जी की वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ होना ये किसका नेचर है, एनर्जी का या फिर लाइट का नेचर है। तो मैटर के अंदर भी क्या होना चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला आपने फोटोन के लिए बनाया था ये सिर्फ फोटोन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हर मैटर पे लागू है, ये हर मैटर पे लागू है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय पी, यानी जिसको आगे मैं mv कर सकता हूँ। इफ़ यू नोट, मैंने c की जगह यहाँ क्या लिखा, mv लिखा, c की जगह क्या लिखा मैंने, mv लिखा यहाँ पर। अब v, c तो मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ना, v बोल तो वेलोसिटी ऑफ सर्टेन मैटर। अब कहने का मतलब क्या है भाई, अगर कोई भी चीज़ मोशन में होती है, कोई भी चीज़, अगर मैंने ये पेन को भी ऐसा फेंका ऐसा, तो भैया वो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होगी, वेवलेंथ होगी, मतलब वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। भाई समझ रहे ना, अगर तू भागेगा तो तू भी यूं यूं करते हुए वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। अरे सर क्या बात करें, मैंने तो कभी फील किया नहीं इस चीज़ को लेकर। क्यों फील नहीं कर पाता, क्योंकि जितना तेरा ज़्यादा मास होगा उतना वेवलेंथ कम होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, क्रिकेट बॉल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट का बॉल कितना मास रहता होगा उसका, अराउंड 2 किलो के आस, नहीं 2 किलो भी नहीं, अरे तो बोलने तो दे, 200 ग्राम के आसपास कुछ रहता होगा, है ना। चलो अपन एकदम हल्का फुल्का एक सादा जो एकदम क्रिकेट, प्लास्टिक का बॉल भी, अच्छा चल एक काम करते, चलो 100 ग्राम वाला एक बॉल ले लेते, चलो 100 ग्राम का एक, है ना, एक बॉल ले लेते, किसी भी चीज़ से बना होगा, है ना, हो सकता है वो टेनिस का बॉल होगा, कहीं पे भी होगा। 100 ग्राम का एक बॉल है, ध्यान दो इधर, 100 ग्राम। तो मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज जो भी है 100 ग्राम, यानी कि 0.1 किलोग्राम, ठीक है, ओके। और मान लो आपने इसको ऐसा 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका, कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv है ना, h की, अरे नालायक को इधर ध्यान दो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास कितना बताया था मैंने, 0.1 किलोग्राम, और इसकी स्पीड कितनी थी तुम्हारी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेवलेंथ कितना होगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। वेवलेंथ कितना होगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अबे नैनो पिको सब खत्म हो गया, है ना, माइक्रो तो बहुत ही दूर चला गया, नैनो भी खत्म हो गया, फेम्टो भी खत्म हो गया। न्यूक्लियस का साइज फेम्टो होता 10⁻⁻15 के आसपास, है ना, 10⁻⁻34, मतलब तू क्या कर वहाँ पर डेसिमल को सरका और 34 बार इधर, तब जाके वो इतना वेवलेंथ आ रहा। तुम देख सकते कि इतना कम वेवलेंथ फील कर सकते क्या, नहीं। अब बोले सर मेरा क्या है ना, अबे तू देखना, अरे बॉल कितने ग्राम का था ये, अरे तू देखना, तू 100 किलो का ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, है ना। तो भैया अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं सिचुएशन यहाँ पर तुम खुद देखो, जितना मास ज़्यादा वो वेवलेंथ और भी ज़्यादा क्या होगा, कम हो जाए। तो ये अपने मैटर में ऑब्जर्वेबल नहीं हो, है ना, मतलब प्रैक्टिकली उसको फील करना मुश्किल है, क्योंकि वेवलेंथ कैसी है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हाँ, ये कहाँ अच्छे से समझ में आएगा, ये नेचर कहाँ अच्छे से चीज़ समझ में आएगी, ये जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल है। तो डी ब्रॉय ने क्या किया, अच्छा ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना, तो मतलब देखो किसी इलेक्ट्रॉन गन से, इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, किसी कैथोड में से जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, जो अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं अपन देखे थे, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, ऐसी किसी फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा। तो उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में फार्मूला, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन गन को इतना इतना पोटेंशियल अगर दिया गया है और उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने एक फार्मूला बना के दिया इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का, कि भैया अगर पोटेंशियल इतना है तो उसका वेवलेंथ इतना इतना होगा। उन्होंने ये फार्मूला बना के दिया, उसके ज़रिए आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो भाई ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया, भाई तू अगर डी ब्रॉय है हम मान लेंगे कि तेरी बात ऐसे थोड़ी, हमको प्रूफ चाहिए ना। तो बाद में 2 साइंटिस्ट आए थे, डेविसन एंड जमर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और उन्होंने कोई दूसरे मेथड से, है ना, डिफ्रैक्शन मेथड होता है ब्रैग्स लॉ का डिफ्रैक्शन मेथड, कोई दूसरे मेथड से उन्होंने क्या करे, उसमें से एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की उन्होंने क्या करे, वेवलेंथ कैलकुलेट करके देखे। और उन्होंने चेक किया, अच्छा ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था तो ये यहाँ पर पोटेंशियल कितना था, तो अमका ढमका फलाना जो एक पर्टिकुलर वैल्यू का पोटेंशियल था, और उन्होंने आपके इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ नापे जो कि XYZ आई, है ना। अब उन्होंने क्या किए, हमने बोला ना डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन दिया था, फार्मूला दिया था। अब उस फार्मूले में डेविसन एंड जर्मन ने क्या करे, वो अमका ढमका फलाना जो भी पोटेंशियल था वो वैल्यू डाल के देखे, है ना, और उस बाद में जो वेवलेंथ आई वो बिल्कुल XYZ के बराबर आ गई। अबे साला ये तो डी ब्रॉय बोल तो एकदम सही बोल रहा था, है ना, मतलब वो जो फार्मूला दिया उसने जो बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्रूफ हो गया ना ये चीज़। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक फॉर्म ऑफ मैटर है, तो अगर वो चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए साबित हो सकती है तो भाई बाकी दूसरे मैटर के लिए भी साबित हो सकती है। आया समझ में, है ना। तो ये इस तरह से, जैसा डी ब्रॉय जो एक्चुअली ओरिजिनली तुमको शायद मालूम हो, ये बायोलॉजिस्ट से, है ना, ये थोड़ा बायोलॉजी मेडिसिन की स्टडी कर रहे थे, मेडिसिन की स्टडी कर रहे थे, डॉक्टर बनने जा रहे थे। उनके जो बड़े भाई थे, ध्यान दे रहे बाबा, हंसते हैं नहीं, इधर ध्यान दे बेटा। तो अब ऐसा है कि ये जो बड़े भाई थे, ये लोग क्या करते थे, ये मतलब बड़ा भाई जो था वो फिजिसिस्ट था। अब वो क्या करता, जब भी अपने रिसर्च करके आता था अपने पास, मतलब अपने छोटे भाई के साथ डिस्कस करता था, आज हम लोग ने ये परफॉर्म किया, आज हमने वो देखे, हमारा इस बात पे रिसर्च चल रहा है, उस बात पे रिसर्च चल रहा है ना। जब ये डिस्कस करते थे तो भैया डी ब्रॉय साहब का इंटरेस्ट उठ गया बायो पे, अरे क्या ये बीमार सुरता दिखते बैठे हम लोग, है ना। अब बोले यार ये कुछ गजब भी चीज़ चल रही है, बहुत ही हट के बात चल रही है यहाँ पर। तो बोले भाई हम इस पर फोकस करेंगे। तो उन्होंने अपना मेडिकल का पढ़ाई छोड़ा और इन्होंने ज्वाइन कर लिया फिज़िक्स की फील्ड को। उन्होंने वापस से फिज़िक्स की स्टडी स्टार्ट की पूरा, और अच्छे करते 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 ये यहाँ तक पहुँचे, और भाई उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, है ना, उस चीज़ के लिए आगे जाके, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं चीज़ को लेके। चलो चीज़ों को शॉर्ट में लिखा देता हूं। कंसेप्ट ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, कंसेप्ट ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। भाई मैं बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, मगर एग्जाम में इतना शॉर्ट में लिखना नहीं है ना। आपको वो चीज़ें मैंने नोट्स में डाल के दे दिया है, नोट्स सभी को दे दिया मैंने, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, इसमें क्या कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, नेचर loves symmetry, nature loves symmetry. If energy can behave like matter, then matter also can behave like energy। बेटा जाहिलों की तरह ऐसा बिहेव मत करो, इधर ध्यान दो जरा। मैटर ऑल्सो कैन बिहेव लाइक एनर्जी, दैट इज when the matter is in motion, that is when the matter is in motion, it will have symmetry, sorry, it will have wavelength, it will have wavelength, which can be given as, which can be given as lambda is equals to h upon p, that is equals to h upon mv। इस तरह से आप उसका वेवलेंथ दे सकते हैं।
इसको कहा जाता है डी ब्रॉय रिलेशन। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? डी ब्रॉय रिलेशन। और जो लैम्बडा है उसे कहा जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, इसे कहा जाता है डी ब्रॉय रिलेशन। और लैम्बडा को क्या कहा जाता है? डी ब्रॉय वेवलेंथ। ये याद रखना। अब आगे डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वो देखते हैं। देखो ये डायग्राम कहीं है नहीं, ज़रूरत भी नहीं बनाने की, मगर फिर भी एक इमेजिन करो, ये एक फिलामेंट है। तो देखो भाई, इस फिलामेंट को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया और एक एक्सेलरेटर होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया। मैंने एक रफ ऐसी डायग्राम बना के दी आपको। तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। वो याद है इलेक्ट्रॉन के एमिशंस के बारे में अपन ने पढ़े थे, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन 3 टाइप के एमिशन होते हैं। थर्मियोनिक एमिशन, जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम मैटर को इतना गर्म करते हो कि उसमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाए। और एक था फील्ड एमिशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग बनाते हो, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हो ताकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट हो जाए। देखो आपने यहाँ पर वेरी हाई टेंशन बैटरी लगा के रखा है, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते तुम, और ये ज़्यादा पॉजिटिव, ये ज़्यादा नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को दूर ढकेलेगा। एक सर्टेन स्टेज आएगा कि भैया यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ट्रैवल करेंगे विद हैविंग स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो भैया अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, देखो किसी भी चीज़ को जब आप अट्रैक्ट करते तो वो अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आप भाई अट्रैक्ट करते, रिपेल करते, वो क्या करते उसमें? पोटेंशियल एनर्जी। तो बैटरी क्या कर रही है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी उसके पास, वो पोटेंशियल एनर्जी की मदद से उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? ढकेल रही है। फिर क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाते हैं तो जो बैटरी से उनको पोटेंशियल एनर्जी मिली थी वो काय में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया देखो, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या आएगा? E इंटू वी, EV, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिला होगा वो बिल्कुल बराबर होगा बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी जो उसने इस इलेक्ट्रॉन को दी होगी, है कि? चलो ठीक है भाई, मान लिया यहाँ पर इस तरह से। इम्प्लाइज यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर V इज इक्वल्स टू, या v² इज इक्वल्स टू ट्वाइस EV अपॉन m, यानी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस EV अपॉन m। ये मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ सकता है। और देखो यहाँ पर मैं यहाँ ऐसा लिखूँगा, देखो सिंस लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, लैम्बडा की वैल्यू क्या होती है? h अपॉन mv। तो v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन m अंडर रूट ऑफ ट्वाइस EV अपॉन m। देखो ये m है और ये रूट m है, m अपॉन रूट m क्या हो जाता है? रूट m। तो ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m EV, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m EV। अब एक और बात ध्यान में रखो बेटा, यहाँ पर EV ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस mk बोलो, me बोलो, ऐसा भी लिख सकते हैं। जहाँ पर k जो है वो क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना।
क्योंकि एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें सिर्फ ये इक्वेशन पूछी गई है नीट के अंदर, है ना। एक बार ऐसी इक्वेशन आई थी जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वेवलेंथ की इक्वेशन पूछी गई थी, के जगह ई पूछा गया था, उस पर के की जगह उसमें ई था, तो लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई था वहाँ पर के की जगह काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो बात समझ में आई क्या आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा लिखना बाद में, ध्यान दो, मैं दे दूंगा टाइम आपको लिखने के लिए। आपने यहाँ वैल्यू डाली, इक्वेशन ऐसी बनी, मैं आपसे पूछूंगा एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इट हैज सर्टेन वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 JS जूल सेकेंड। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 है ना किलोग्राम। आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर कि ये सारी बातें कैसी है, कांस्टेंट है, ये सब की सब बातें कैसी है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब उनका भाई वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। जब मैं ये सारी बातों को कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि उसकी वैल्यू आती है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिग्री या 1.227 न्यूटन मीटर करके आता है, और अंडर रूट में आपके रह जाता है वी, है ना। तो ये वो फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए डी ब्रॉय साहब ने दिए थे, जिसको चेक करने के लिए वो डेविसन एंड जर्मर ने भी इस्तेमाल किए थे। 12 ये एंगस्ट्रॉम में, और उसको नैनोमीटर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1.227 नैनोमीटर्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। तो मैं अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालूंगा तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन के आएगा। आई क्या बात समझ में आपको, है ना, 1.227 नैनोमीटर्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। आ गया बात समझ में। तो इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। भैया ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गन है ये कितने पोटेंशियल पे सेट किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, जो भी डालना है यहाँ पर डाल दो, है ना। उसके अंदर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन पढ़ कर बाहर निकलेगा और वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय। तो वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी ये। तो अभी देखो किसी ने ऐसा निकलता हुआ या कुछ देखा क्या, नहीं, ये अजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, अंदाज़ा है किसका, डी ब्रॉय साहब का। क्योंकि वैसा किसी ने ऐसा जाते हुए नहीं दिख रहा, अरे बाबा वो तो वेव के फॉर्म में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई ऐसा नहीं है। इसको बाद में वो भी देख कर नहीं, वो मतलब मैथमेटिकली, साइंटिफिकली उसको बाद में प्रूफ किया गया, हाँ भाई जो डी ब्रॉय साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आई बात समझ में आपको ये, ठीक है। अब लिख लो, मैं आपको दे रहा हूँ टर्म, बाद में न्यूमेरिकल लेंगे अभी। तो हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोटॉन। अरे इधर ध्यान दो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोटॉन हैविंग डी ब्रॉय वेवलेंथ 0.08 एंगस्ट्रॉम डिग्री। वेवलेंथ 0.08 एंगस्ट्रॉम डिग्री, 0.08 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी 8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, therefore v is equals to h upon m into lambda, therefore v is equals to 6.63 into 10⁻⁻34. m stands for mass of proton, 1.67 into 10⁻⁻27, और वेवलेंथ कितना है आपका 8 इंटू 10⁻⁻12, 6.63। ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 8 इंटू 1.67, 13.36। अच्छा चलो एक काम करो, इधर ध्यान दो, 27 और 12 कितना हो जाएगा, -39, -39, वो -39 जाके ऊपर +39 हो जाएगा, -34 + 39 क्या होगा, 10 का पावर 5, ठीक है। 6.63 डिवाइडेड बाय 13.36,
हाँ प्रॉबेबली वो 0.49 आर ना, अप्रोक्सीमेशन में जो ये वैल्यू है 1/2 आती, 10⁵ यानी कि ये v इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तेरी की हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी शर्म करो रे, तुम्हारे एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ जरे से कुछ दिन बाकी रह गए। सीरियस होना तो अभी भी तुम लोग नालायक हो गए, ऐसा बस बातें चालू तुम्हारे। फिर आते 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, क्या करना सर IMPs दे दो, है ना। तुमको IMP दे के भी कोई फ़ायदा नहीं रहता, है ना। तुम पहले भी नालायक थे, तुम बाद में भी नालायक रहेंगे। चलो ध्यान, ये था स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम स्टेट बोर्ड। An electron is accelerated through a potential of 120 volt. Find its de Broglie wavelength. Find its de Broglie wavelength. (120 volt). वेवलेंथ निकालना है पोटेंशियल के थ्रू ना, तो 1.227 अपॉन √120 √120 एक मिनट इंटू, चलो ना ये नैनोमीटर्स में आएगा। √120 कितना आएगा? या इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। 20 × 6 10.9 मतलब इसको 11 ले सकते हैं अपन। देख लेता हूँ मैं। 10.95 अप्रॉक्सीमेशन में इसको आप ले सकते हैं 11 नैनोमीटर्स। (0.1115) नैनोमीटर्स है ना, या फिर 1.115 एंगस्ट्रॉम डिग्री। 1.115 एंगस्ट्रॉम डिग्री। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी स्टेट बोर्ड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम राइटिंग हियर इज ऑफ NCERT। और ये बहुत आसान है, आप इजीली कर लोगे आई थिंक। अच्छा है ना, इतने साल में भी किसी ने मेरे हाथ की मार नहीं खाया। रहने तो उसको एज इट इज़ मेंटेन। क्यों बड़बड़ कर रहे, क्यों मैं मजबूर करके एक आधे को धुमा रख के अपना रिकॉर्ड तोड़ डालूँ।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डी ब्रॉय wavelength associated, what is de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत आसान है, ऑफ 100 वोल्ट। बहुत चिल्लर क्वेश्चन है ये। वन 1.227 एंगस्ट्रॉम डिग्री, सिंपल है ना। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपन 12.27 एंगस्ट्रॉम डिग्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 है ना, अंडर रूट ऑफ वी है ना वो, तो 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम डिग्री, जो कि 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम डिग्री। Next, calculate the de Broglie wavelength of an electron, calculate the de Broglie wavelength of electron moving with kinetic energy 100 electron volt, passing through a circular hole of diameter 2 angstrom degree. काइनेटिक एनर्जी दिया इस बार 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी 16 इंटू 10⁻⁻18 जूल। 16 इंटू 10⁻⁻20 बोल सकते हैं, तो उसको 16 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अरे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे? 1.6 को 16 में करो तो 10⁻⁻20 -20 इंटू 100⁻18। अब लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk। लैम्बडा इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। देखो मास जो है आपका किसका, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, तो उसको 9 पकड़ के चलो, क्योंकि उसका 9 का स्क्वायर रूट निकालना आसान है ना। तो 9.1 के जगह 9 पकड़ो इंटू 10⁻⁻
-31, और काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है 16 × 10⁻⁻18। अब देखो 6.63 × 10⁻⁻34, 9 को रूट के बाहर निकालो क्या होगा 3, 16 को रूट के बाहर निकालो बाहर क्या आएगा 4, और 4 3 12, √2 × 31 -31 -18 कितना होता, सॉरी नहीं ना 13 कहाँ से हुआ, -40 10⁻⁻49 है ना 7 6.63 × 10⁻⁻34, मैं लिख सकता हूँ 12 √20 × 10⁻⁻50 है ना। मैंने इसको 20 बना दिया ताकि इसका पावर को मैं इवन नंबर कर सकूं, क्योंकि जब वो पावर रूट के बाहर निकलेगा तो वो आधा हो जाता है। तो फिर ये हो जाएगा λ = 6.63 × 10⁻⁻34, 12 √20 10⁻⁻25। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व अपने को, ये 2√5 होता है ना, तो 6.63 अपॉन 2√, देखो कितना होता है 24 × √5 कितना होता, तो √5 मल्टीप्लाई बाय ये होता 53.66, ये होता है 53.66, और अब 34 में से गया 25, कितना बचेगा 10⁻⁻9 बचेगा ना, आओ -9 बचेगा। अब 6.63 डिवाइडेड बाय 53.66, 6.63 डिवाइडेड बाय 0.66, इट विल बी 0.1235, 0.1235 × 10⁻⁻9 मीटर्स, यानी कि 1.235 × 10⁻⁻10 मीटर्स, यानी कि 1.235 एंगस्ट्रॉम डिग्री, 1.235 एंगस्ट्रॉम डिग्री। नेक्स्ट स्टेट बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग इधर ध्यान दो। कैलकुलेट द वेवलेंथ associated with an electron, comma, its momentum and speed, when it is moving, when it is accelerated,
through a potential of 54 volt, comma, when it is moving with kinetic energy 150 electron volt. When it is moving with kinetic energy 150 electron volt. तो आपको क्या क्या निकालना है? वेवलेंथ भी निकालना है, मोमेंटम भी निकालना है, स्पीड भी निकालना है, मगर दो कंडीशंस में। एक कंडीशन में तुमको पोटेंशियल दिया गया है और कह सकते पोटेंशियल एनर्जी, और एक कंडीशन में आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तीनों चीज़ें निकालना है आपको। तो सबसे पहला वाला देखते अपन, लैम्बडा इक्वल्स टू 1.227 नैनोमीटर्स अपॉन अंडर रूट ऑफ, कितना दिया हुआ है वो, 54 वोल्ट्स। अब 1.227, सबसे पहले तो अंडर रूट ऑफ 54 क्या होगा, 7.35, 1.227 7.35 नैनोमीटर्स। 1.227 डिवाइडेड बाय 7.35 इज 0.1669 करके है, तो 67 लिख सकता, 669 नैनोमीटर्स, जिसको आप लिखेंगे 1.669 एंगस्ट्रॉम डिग्री। ये आ गया पहला, दैट इज़ वेवलेंथ आ गया। अब तुम्हारे पास वेवलेंथ आ गया, मतलब क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। कैसे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी करके होता है, देखो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाय लैम्बडा, दैट इज p इज इक्वल्स टू व्हाट, 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 अपॉन वेवलेंथ कितना आ रहा है आपका, 1.669 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। अब देखो 1.669 यानी कि 1.67, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 1.669 यानी 1.67, ये आता है 3.97, मतलब अप्रॉक्सीमेशन में ये 4 के आसपास आता है। ठीक है, मगर मैं 3.97 ही लिख देता हूँ, 10 रेज़ टू पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया लीनियर मोमेंटम आपका फर्स्ट कंडीशन में। अब दूसरी चीज़ आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब देखो, आप देखेंगे ये दूसरे स्पीड कैसे निकालेंगे, ये लीनियर मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अपने को वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम को मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3.97 वेलोसिटी निकालने के लिए मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई मास कितना है, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31। अब 3.97 डिवाइडेड बाय 9.1, ये होता है 0.4362, तो ये हो जाएगा 0.4362 10 रेज़ टू पावर 2431, ये जाएगा कितना जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 7, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4.362 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये रहेगा इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये तीनों बातें आपने निकाले, मगर कौन से तरीके से निकाले आपने, भैया ये पोटेंशियल दिया गया था। अब फिर से ये चीज़ आपको दोबारा करनी है, मगर इस बार आपको क्या दी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी।
मैं आपको पहला स्टेज बनाकर दे रहा हूँ, दूसरा स्टेज आप पूरा आगे का पूरा कैलकुलेट करो आप। चलो इधर ध्यान दो। सेकेंड पार्ट आपको वेवलेंथ निकालना है, मगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम के। सही है। अब 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 9 इंटू 10⁻⁻31। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है कि नहीं, मगर वो उसका स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकूँ मैं इजीली, तो उसको 9.1 की जगह 9 लिख रहा हूँ मैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, मैं उसको लिखूँगा जूल में 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब करो कैलकुलेट आगे का। आप पहले लैम्बडा निकालेंगे, लैम्बडा निकाले बाद इस तरह से मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम निकाले बाद फिर आप उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। चलिए करिए कैलकुलेट। देखो इसका एक ज़ीरो इसको अगर दे दिया मैंने तो ये 16 बन जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, 9 भी बाहर निकल जाता और वो 3 बन जाएगा। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, तो 3 और ये 4 बाहर निकल के हो गया 12। अंदर क्या बचा 2, 15 और 31 और 19 कितना होता 50 -50। ओके और ये 215 ज़ा 30 हो जाएगा। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 12 इंटू 30 और 30 10⁻⁻25। अच्छा अंडर रूट ऑफ 30 कितना होता 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। अंडर रूट ऑफ 30 हो रहा है 5.477, तो 6.63 -34 और 25 -9 12 मल्टीप्लाई बाय 5 पॉइंट क्या बताया था मैंने 77। ठीक है 6.63 अब 12 मल्टीप्लाई बाय 5.477 65.724 इंटू 10⁻⁻9, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 65.72, इट इज़ 0.100, मतलब 0.100 समथिंग करके आता है वो 8 10⁻⁻9 यानी 1.008 एंगस्ट्रॉम डिग्री, -10 भी बोल सकते। अब ये आ गया आपका अप्रॉक्सीमेशन में, आप इसको 1.1 भी बोल सकते डायरेक्टली। अब दूसरी चीज़ जो मोमेंटम निकालना है आपको, मोमेंटम इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा। 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब 1.008 को मैं 1 ही पकड़ता हूँ और 10⁻⁻10, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन मास। 6.63 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻31। 9.1 है ना वो, तो 9 ले लेते इसको, चलो, और 9 बोले तो 0.11 होता है वो, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 9 0.73666 करके आता, तो 0.7367, तो 0.7367
कितना आएगा? 24 में से गया 31, 7 -7 ना सॉरी +7, यानी कि 7.367 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा रहेगा। बातें मत करो, इधर ध्यान दो। एक अच्छा क्वेश्चन सामने आ रहा है, नीट ओरिएंटेड है, बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का, बट नीट ओरिएंटेड है थोड़ा। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय wavelengths find the ratio of de Broglie wavelengths of an electron and a proton when both are moving with a same speed, b same energy and same momentum. Same speed, same energy and same momentum. चलिए फरजान इधर ध्यान दे। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालना है आपको। 3 कंडीशन दिया हुआ है आपको। सेम एनर्जी सेम मोमेंटम, ये तो इस मामले में तो दोनों सेम आएंगे, बस इसमें अलग अलग रहेगा। देखो पहला वाला केस, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या बेटा, H/mv है। तो जब मैं पहले नाम कौन सा, इलेक्ट्रॉन, तो लैम्बडा E/लैम्बडा p करूँगा तो वो हो जाएगा MP/me मल्टीप्लाई बाय VP/VE। बात समझ रहे आप बेटा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है ना ये, इस कारण से। अब ऐसा है कि देखो लैम्बडा E/लैम्बडा p ये तो सेम है, तो ये हो जाएगा कैंसल। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 10⁻⁻27 और ये कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो देखो कितना आ रहा फिर, (1.67 डिवाइडेड बाय 9.1 0.1835 0.1835 10 का पावर कितना रहे 4, यानी 1835 बोल सकता मैं। ये रेशियो आ रहा कितना 1835 है ना, 4 डिजिट अगर मैं पकड़ दूँ अंदर। सेकेंड सिचुएशन में आए, क्या चीज़ सेम है, एनर्जी। कौन सी रे भैया, काइनेटिक या पोटेंशियल, कोई भी ले लो, है ना। लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, H/√2mk। लैम्बडा इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू √2 mk। ठीक है,
तो भाई मैं बोलूँगा लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम पी अपॉन एम ई के पी अपॉन के ई, मगर ये तो हो जाएगा कैंसर। लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो एम पी अपॉन एम ई तो ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट किया है 1835, बस उसका स्क्वायर रूट लेना है तुमको बस, और कुछ नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1835 वो था 42.83, वो होगा 42.83। और तीसरा मोमेंटम के बारी आई। अब कैसा बेटा क्या आएगा, फिर सेम आ जाएगा वो, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, हिलाई है ना, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम यहाँ पर कैसा है, सेम है, जैसे कि लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इज इक्वल्स टू पी पी अपॉन पी ई, मगर ये तो सेम ही है ना, ये तो कांस्टेंट है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इज इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, लिख लो। देखो चेन से बैठे नहीं आता है ना। हाँ दिखा ना, ये क्या उधर से उधर का वो हो गया था। चलो हुआ। कुछ बोल रहे कर सकते, खत्म। मुश्किल है, डेविसन एंड जर्मर बाकी रहेगा। अगले इसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा नहीं। सब स्टेट बोर्ड चल रहा अभी। अब आएगा एनसीईआरटी, बाकी का कल देखते हैं अगले लेक्चर में।